हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और कोई डाउट ना रहे बच्चों। इसीलिए ये क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यहाँ पे इसका आखिरी क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, 8th पार्ट। देखिए, ये आपको क्या करना है, इनको पहले तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में रिड्यूस करना है इनको, है ना। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं बच्चों पहले। एक इक्वेशन तो ये है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है 1/। तो स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन आप देख सकते हैं। इनको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे, है ना। रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर पेयर में। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें लेट क्या करना है बच्चों। सबसे पहले वही देखते हैं। लेट, अगर मैं 1/3x प्लस वाई को मान लेता हूं a, और 1/3x माइनस वाई को मान लेता हूं b। ठीक है, ये ध्यान पूर्वक देखेंगे कि इनको मैंने क्या कर दिया, मान लिया कि भाई 1/3x प्लस वाई है a, 1/3x माइनस वाई है b। तो इसको हम वैल्यूज को इनको रिप्लेस कर देंगे। अब 1/3x प्लस वाई की जगह में क्या लिखूंगा, a, प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 3/4 है ना। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है बच्चों, वो आई है 1/3x प्लस वाई की जगह a लिख दिया और नीचे है 2, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। इनको फर्दर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, और आपकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ये 2 है, a/2 b/2, इसको आप हटा देंगे, साइड कर देंगे, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे, आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार नोट डाउन कीजिए। और बच्चों, आपको कोशिश करनी है, अब लीनियर पेयर में जब आ जाएगा उसके बाद कोई भी मेथड यूज करके आप a और b की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, है ना। कोई भी मेथड यूज करके, एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है और a और b की वैल्यू निकाल देंगे। और आप मुझे बताएंगे a और b की वैल्यू क्या आई है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी का भी आंसर आ गया है, अपना आंसर आप सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। a/2 और b/2 का कितना आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू, इस 2 को मैं एलसीएम ले लिया मान लो, इज इक्वल टू -1/8। और जो ये 2 एलसीएम लिया है इसको मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा इंटू 2, कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, दूसरा समीकरण। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं,
a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। इनको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे देखिए, कोई मेथड हम यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें से मैं b को एलिमिनेट कर सकता हूं अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दूं तो। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या आएगा? समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। यही है, एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। तो इनको जोड़ना है बच्चों, है ना। ऐड कर देंगे सिंपली, a प्लस ए हो जाएगा 2a, और देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो गया, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 3/4 माइनस 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 4 एलसीएम है तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। कितना आ गया ये? 1/2। ये आ गया 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू, देखिए नीचे क्या है, नीचे ये 2 जाएगा, है ना। 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में है, नीचे जाके डिवाइड करेगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में a की वैल्यू रखेंगे, जिससे आपकी b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1/4 आई है, बताइए b की वैल्यू क्या आएगी आपकी? तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, आप समीकरण में किसी भी समीकरण में a की वैल्यू रख दीजिए। जैसे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। तो a की जगह मैं रख दूंगा 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। तो b कितना आ जाएगा? 3/4 माइनस 1/4। तो 3/4 माइनस 1/4 अभी किया था, कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2। तो b आ गया 1/2, a आ गया 1/4, दोनों आ गए हमारे पास। आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, a और b दोनों हैं हमारे पास, तो हमने क्या लेट किया था वो चेक करते हैं। हमने माना था 1/3x प्लस वाई को a के बराबर। क्या माना था? 1/3x प्लस वाई को a के बराबर माना था। तो इसको आप करेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a है, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b है। अब a की वैल्यू कितनी है? 1/4 है, और b की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से फिर से आपके देखिए समीकरण बन जाएंगे। कैसे? इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल दोनों को करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन 3 हो गई, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये समीकरण 4 हो गया। अब बच्चों क्या करना है आपको? समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, बिल्कुल वैसे ही आप हल कर देंगे
जैसे देखिए लेंथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको आप सॉल्व कर देंगे और इनकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे इजीली। तो नोट डाउन करिए यहाँ तक और आगे इसको फर्दर सॉल्व कीजिए और बताइए x और y की क्या वैल्यूज आएंगी। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, समीकरण 3 और 4 को ऐड कर देंगे हम। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इस केस में आएगा बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर देंगे तो 3 और 3 6, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल और 4 और 2 6, वाई इज इक्वल टू 6/6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई आ जाएगा 1। अब y का मान x में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रख देंगे, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आप रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये x होगा बच्चों, है ना, ये x हो जाएगा क्योंकि y तो कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू रखनी है आपको 1, x की वैल्यू 1 रखनी है तो देखिए 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 तो y इज इक्वल टू आ गया 1। यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे बच्चों। दोनों की वैल्यू आपकी 1 1 ईच आ जाती है। तो इस तरह से आपने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाया है। कोई और मेथड आप यूज करना चाहते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है। तो नोट डाउन कर लिया होगा सबने, ये जल्दी से कर लो अगर किसी ने नहीं किया है नोट डाउन तो। तो स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे, क्वेश्चन देखिए आप पहले। यहाँ पे आपको बोला गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको बनानी है और समीकरण बना के उनका हल निकालना है। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अलग है और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप मान सकते हैं, इसलिए अगर ध्यान देंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखिए जितना भी इस चैप्टर में अभी तक आपने सीखा है, सारी अपनी नॉलेज यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले तो बाय हार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ये आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे करंट की स्पीड पूछी गई है कि क्या स्पीड होगी बच्चों। तो बच्चों इसको अगर मैं हिंदी में आपके लिए डिक्टेट करूं क्वेश्चन को, तो ये होता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल, तो ये आपको डाउन स्ट्रीम का बताया गया है। क्या बताया गया है, डाउन स्ट्रीम के बारे में बोल रहा है। ये चीज आप डिटेल में समझोगे तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया बच्चों अनुकूल, और एक होता है अपस्ट्रीम, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अपस्ट्रीम क्या होता है, प्रतिकूल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, एक लड़की ऋतु है जो कि डाउन स्ट्रीम यानी नदी के अनुकूल वो कर सकती है, अनुकूल तैर सकती है, ठीक है।
कितने 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है नदी के अनुकूल। और वहीं पे बच्चों धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा सकती है। वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है तैर के। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो गया? स्पीड ऑफ करंट, इसको बोलते हैं धारा की चाल। ये क्या होगी बच्चों? इसको हम बोलते हैं धारा की चाल। और यहाँ पे देखिए अब डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउनस्ट्रीम। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से कि भाई नदी है कोई, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ये नदी है, इसमें पानी है, पानी बहेगा बहेगा, तो ये पानी बहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। पानी बहता है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप देख लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है भाई, यहाँ पे आप नदी में उतरे, ठीक है, और तैरना शुरू किया, ठीक है। तैरना शुरू किया और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब क्या है? नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं। भाई जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ ही आप तैर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि भाई जब नदी जहां भी पानी बहता है, अगर उसके बहाव के साथ आप जाएंगे तो आप ज्यादा जल्दी जा पाएंगे या फिर समय लगेगा ज्यादा? देखिए पानी भी आपकी मदद करेगा आगे की तरफ जाने में, क्योंकि पानी का बहाव भी वही है। इसीलिए भाई जब डाउन स्ट्रीम जाता है कोई, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या है? जो पानी का बहाव है उसी के साथ जा रही है चीज, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अनुकूल। और वहां पे आपकी रफ्तार ज्यादा होगी हमेशा एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि भाई पानी भी तो आपकी हेल्प कर रहा है आगे जाने में, और आप अपना खुद भी एफर्ट डाल रहे हो, तो दो दो चीज हो गई। इसीलिए डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ज्यादा हो सकती है, आपको एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। अब देखिए वहीं अगर बात उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाए मतलब क्या है कि भाई नदी तो इस तरफ बह रही है लेकिन आपको तैरना है दूसरी दिशा में। क्या करना है? दूसरी दिशा में तैरना है, इस दिशा में तैरना है। तो भाई देखिए पानी तो इस तरफ जा रहा है लेकिन आपको इस तरफ आना है। तो अब क्या होगा कि जो पानी की गति है, ठीक है, पानी की जो गति है, रफ्तार है, वो आपकी रफ्तार को रोकने की कोशिश करेगी। कैसे? आप इधर से आ रहे हैं और पानी इधर से जा रहा है, तो फोर्स लगाएगा पानी आपके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्पीड कम होगी। इसको बोलते हैं बच्चों अपस्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो ये दो जो टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको बोट वाला क्वेश्चन करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज अगर आप समझ गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है भाई? देखना है, फाइंड आउट करना है कि क्या आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो उसकी स्पीड पूछी गई है स्थिर जल में। स्टिल वाटर मतलब स्थिर जल। तो जो भाई रुका हुआ पानी है, ठीक है, ये नदी है, यहाँ तो बह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको आपसे पूछा गया है अगर ये पानी रुका हुआ होता तो उसकी स्पीड क्या होती। और अगर क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की अभी रफ्तार क्या है, ये दो चीज आपको बतानी है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन करिए और एक बारी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की। तो बच्चों ये चीज आपकी समझ में आ गई। एक चीज और है जो आपको समझनी है यहाँ पे। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितने को पता है ये फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। क्या आपको पता है बच्चों? तो जो समय होता है, ठीक है, समय जो होता है किसके बराबर होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल के बराबर होता है।
तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको आना काफी जरूरी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है सबसे पहले उनको हम मान लेते हैं x और y, ताकि हम x और y की वैल्यूज निकाल सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट या फिर माना लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। भाई यही तो पूछा है हमसे, क्या पूछा गया, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो भाई स्टिल वाटर यानी स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों x किलोमीटर पर आवर। हम इसको मान लेते हैं। भाई जो स्पीड होती है, चाल होती है, उसको इसी तरह से हम लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर को मान लेते हैं। हिंदी में आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं ऋतु की जो चाल है स्थिर जल में वो कितनी मानी हमने, x मान लिया उसको। अब क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ करंट है, एंड द स्पीड of current is equal to y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों चीजों को लेट कर लिया है, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x मान लिया है और स्पीड ऑफ करंट मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कि अगर हम जाते हैं डाउनस्ट्रीम, ये ध्यान पूर्वक समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम जाते हैं डाउनस्ट्रीम, इसको मैं ds से डिनोट कर देता हूं और अपस्ट्रीम को मैं करूंगा us से डिनोट। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं आप पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ जाएंगे तो देखिए आपकी स्पीड तो हो जाएगी x, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पानी की रफ्तार है वो हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पानी आपकी मदद करेगा जाने में, इसलिए दोनों रफ्तारों को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो इनको ऐड कर दिया। अब अपस्ट्रीम में क्या होता है, प्रतिकूल जो होती है धारा के, अगर आप जाओगे उसके प्रतिकूल तो क्या होगा कि भाई धारा आपको रोकने की कोशिश करेगी, है ना, धारा आपको रोकने की कोशिश करेगी। और अगर धारा आपको रोकने की कोशिश करेगी तो क्या होगा कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो जो आपकी स्पीड है, रफ्तार है, वो उसको आप, ये जो धारा की रफ्तार है वो इसको आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगी, इसीलिए हम x माइनस वाई यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ से आप समीकरण बनाएंगे, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आप जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या किया था, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और जो यहाँ पे आपको चीजें दी गई है कि भाई वो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो इन दोनों चीजों को यूज करके आप समीकरण बना लेंगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए कि ये जो समीकरण आप बनाएंगे, अब क्वेश्चन के मैंने जो बेसिक चीजें हैं वो समझा दी हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे, आपने स्टेटमेंट्स दी थी और आपको क्या करना था, उनमें से समीकरण बना के हल करना था, बस वही काम यहाँ पे कर देना है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप होमवर्क में इसको कर पाएं बच्चों। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।